नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? अपना थोड़ा सा ब्रेक अधिक हो गया। और दोस्तों ब्रेक भी पूरा एक हफ्ते का लग गया, क्योंकि दोस्तों बीच में चुनाव का प्रोग्राम आ गया। चुनाव कार्य में मुझे डिस्टरबेंस हो गया। उसके बाद मेरे परिवार में किसी की तबीयत खराब हो गई थी, तो मेरे को 3-4 दिन उनके साथ अटेंडेंट के रूप में हॉस्पिटल में रहना पड़ा। तो दोस्तों अब मैं वापस आपके सामने हाजिर हूँ, और व्यवसाय पद्धति बिजनेस मेथड को अपन कंप्लीट करेंगे। ये दोस्तों बिजनेस मेथड को अपन कंप्लीट करेंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। जितना मेरा कमिटमेंट है उतना मैं आपको एग्जाम से पहले कंप्लीट कराऊंगा। दोस्तों कंपनियों के प्रकार, दोस्तों कंपनियों के प्रकार अपन पढ़ेंगे। अब ये प्रकार अलग अलग आधार पे कंपनियों को अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। इसके आधार अलग अलग हैं। आधार अलग अलग किस प्रकार से हैं? अलग अलग विशेषताओं के आधार पर बांटा गया है। तो समामेलन के आधार पर कंपनियों के प्रकार अपन देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों समामेलन के आधार पर कंपनियों के प्रकार अपन पढ़ेंगे। तो दोस्तों दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार हैं? समामेलन के आधार पर कंपनियों के प्रकार दो हैं, समामेलित कंपनियां और असमामेलित कंपनियां। अब ये दोस्तों समामेलित कंपनियां कौन सी होती हैं? ऐसी कंपनियां जिनका पंजीकरण कंपनी अधिनियम व विशेष विधान द्वारा या शाही अधिकार पत्र द्वारा शासित कंपनियां समामेलित कंपनियां हैं। अब ये समामेलित कंपनियां कौन सी होती है दोस्तों, समझना। ऐसी कंपनी जिनका पंजीकरण वर्तमान में अपना जो कंपनी अधिनियम लागू है कौन सा है? 2013 है। उसके तहत या इससे पहले वाले कंपनी अधिनियम 1956 के तहत जिन कंपनियों का पंजीकरण हो रखा है वो समामेलित कंपनियां हैं। दूसरा, विशेष विधान द्वारा यानी कि स्पेशल कानून पास करके, संसद, भारत की संसद जब स्पेशल कानून पारित करके, विशेष विधान यानी कि कानून बना करके किसी कंपनी का गठन करे तो वो भी समामेलित कंपनी में आती है। जैसे आरबीआई, दोस्तों 1934 के आरबीआई एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी। तो दोस्तों यह भी समामेलित कंपनी का रूप के अंतर्गत ही है। अब शाही अधिकार पत्र द्वारा शासित कंपनी है, ये कौन सी होती है साहब? ये दोस्तों शाही अधिकार यानी राजा शाही, शाही अधिकार पत्र द्वारा शासित कंपनियां, चार्टर द्वारा स्थापित कंपनियां, ये कंपनियां कौन सी होती हैं? ये कंपनियां इंग्लैंड में होती हैं। ये कंपनियां कहाँ हैं? इंग्लैंड में होती हैं दोस्तों, जहाँ पे राजा का राज होता है, लोकतंत्र नहीं होता है, जहाँ पे राजा की आदेश चलते हैं, वहां पे ये कंपनियां होती है। शाही अधिकार पत्र की कंपनियां कहाँ पे है? इंग्लैंड के अंदर है। वहां पे वहां की रानी ने एक बार आदेश दे करके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। वो शाही अधिकार पत्र द्वारा स्थापित कंपनी थी। तो दोस्तों ये सब समामेलित कंपनियों में आती हैं। अब समामेलित कंपनियों में कौन कौन सी कंपनियां आती हैं? जिनका पंजीकरण कंपनी अधिनियम 2013 के तहत हुआ है, जिनका पंजीकरण कंपनी अधिनियम 1956 के तहत हुआ है, विशेष विधान द्वारा यानी कानून द्वारा निर्मित है, और शाही अधिकार पत्र द्वारा जो भी कंपनियां निर्मित है वो समामेलित कंपनियां कहलाती हैं। अब दोस्तों देखेंगे अपन असमामेलित कंपनी। दोस्तों ये असमामेलित शब्द से ही पता लग रहा है। समामेलित का मतलब पंजीकृत और असमामेलित का मतलब आपको लगाना है अपंजीकृत। तो दोस्तों जिस कंपनी
अपन कंपनी की विशेषता जब पढ़ के आए तो अपन ने क्या पढ़ा था कि समामेलित कंपनियां कौन पंजीकृत होने पर ही कंपनी अस्तित्व में आती है, क्योंकि कंपनी का वैसे कोई अस्तित्व नहीं होता, कानून की दृष्टि में अस्तित्व होता है। और कानून की दृष्टि में अस्तित्व कब होगा? जब उसका समामेलन हो जाएगा, यानी कि उसका पंजीकरण हो जाएगा। तो दोस्तों असमामेलित कंपनियां वास्तव में कंपनी नहीं होती है, ये तो बस प्रकार के रूप में बांट दिया। समामेलित है तो असमामेलित भी होंगी, यानी कि जिनका पंजीकरण नहीं हो रखा ऐसी कंपनियां, वास्तव में तो ये कंपनी असमामेलित कंपनी होती ही नहीं है। जब तक कंपनी का पंजीकरण ही नहीं हुआ है तो अस्तित्व में ही नहीं आती है। तो असमामेलित कंपनियां कौन सी है समझना, ऐसी कंपनी जिसका पंजीकरण कंपनी अधिनियम 2013 या इससे पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकरण नहीं हुआ है हो। तो जिनका पंजीकरण नहीं हो रखा उनको वैसे ही असमामिलित कंपनी कह रहे हैं, वास्तव में तो ये कंपनियां होती ही नहीं है। कौन सी असमामिलित कंपनी होती ही नहीं है, असमामिलित कंपनी हो ही नहीं सकती। असमामिलन जिसका पंजीकरण नहीं हुआ है वो कंपनी कैसे हो सकती है? तो ये असमामिलित कंपनी। अब इसमें दोस्तों कई बार आपने दुकानों पे लिखा देखा होगा श्याम एंड कंपनी। तो दोस्तों श्याम एंड कंपनी लिखने से ये कंपनी नहीं होती है। कंपनी होने के लिए पंजीकरण आवश्यक है, कंपनी अधिनियम के तहत ये फर्म होगी या फिर एकल व्यवसाय, ऐसा लिखा हुआ रहता है, वो एकल व्यवसाय या फर्म होगी। अब दोस्तों ये हुआ अपना असमामेलित कंपनी पढ़ा आपने। अब दोस्तों समामेलित कंपनियों के भी प्रकार बांटे गए हैं। समामेलित पहले अपन ने समामेलन के आधार पर दो प्रकार पढ़े, समामेलित असमामेलित। समामेलित जिनका पंजीकरण हो रखा है, सीधे शब्दों में असमामेलित जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है। अब समामेलित कंपनियों के भी प्रकार है, अलग अलग प्रकार से उनका पंजीकरण हो रखा हो। तो दोस्तों पहली है समामेलित कंपनियों में शाही अधिकार पत्र यानी चार्टर द्वारा स्थापित कंपनियां, ये इंग्लैंड में होती हैं। ये उदाहरण दे रखा है ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की, शाही अधिकार पत्र द्वारा। बैंक ऑफ इंग्लैंड है वो भी शाही अधिकार पत्र द्वारा जारी है। तो शाही अधिकार पत्र द्वारा शासित कंपनियां समामिलित कंपनियों का एक प्रकार हो गया। दूसरा विशेष विधान द्वारा निर्मित कंपनियां, दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, LIC लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी अपन शॉर्ट में जो बोलते हैं, तो भारतीय जीवन बीमा निगम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत और नाबार्ड अधिनियम 1981 के तहत स्थापित। नाबार्ड भी कंपनी का प्रकार है एक तरह से। विशेष विधान द्वारा निर्मित कंपनी में ही नाबार्ड आता है, RBI आता है और भारतीय जीवन बीमा निगम आता है। ये उदाहरण है विशेष विधान द्वारा निर्मित कंपनियों के कानून। इनके लिए संसद ने, भारत की संसद ने स्पेशल कानून पास करके इनकी स्थापना की है। तीसरी प्रकार की समामेलित कंपनी होती है कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निर्मित कंपनियां, यानी कि कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनियां। अब समझना दोस्तों, शॉर्ट में समझा रहा हूं, अब भी समझ में आ जाएगा। अपन ने पढ़ा समामेलित और असमामेलित। समामेलन के आधार पे कंपनी के दो प्रकार पढ़े, समामेलित, असमामेलित। अब समामेलित कंपनी के अपन ने तीन प्रकार पढ़े, शाही अधिकार पत्र द्वारा स्थापित कंपनी, विशेष कानून द्वारा स्थापित कंपनी और कंपनी अधिनियम द्वारा स्थापित कंपनी। ये 3 पॉइंट फिर अपन ने देखे। अब एक प्रकार का अपन ने कंपनियों के समामेलन के आधार पर प्रकार पढ़ लिया। अब दूसरा प्रकार अपन पढ़ रहे हैं सदस्यों के दायित्व के आधार पर कंपनी के प्रकार। लाड लो सुनना, सदस्यों का दायित्व के आधार पर, सदस्यों का जैसा दायित्व होगा उसी आधार पर अपन कंपनियों को बांटेंगे। तो दोस्तों अंशों द्वारा सीमित कंपनियां। अब ये अंशों द्वारा सीमित कंपनियां दोस्तों, इनकी ये धाराएं जो मैं लिख रहा हूं ये भी याद रखना, कभी कभार इनमें से भी क्वेश्चन पूछता है।
अंशों द्वारा सीमित कंपनियां कौन सी होती हैं जिनके सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा धारित अंशों के अंकित मूल्य तक अद्यत भाग तक सीमित होता है। अब समझना, अंशों द्वारा सीमित कंपनियां यानी कि दोस्तों ये धारा कौन सी है? 222 के अंदर अंशों द्वारा सीमित कंपनी की परिभाषा कंपनी अधिनियम, ये कौन सा है दोस्तों? 2013 के कंपनी अधिनियम की धारा 222 के अंदर दे रखा है अंशों द्वारा सीमित कंपनी की परिभाषा, जिसमें क्या कह रखा है? सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा धारित अंशों की अद्यतर भाग तक ही सीमित होता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यही समझाता हूं कॉर्नर पे। समझना, अंशों द्वारा सीमित कंपनियां कौन सी होती हैं दोस्तों? किसी कंपनी के अंश का अंकित मूल्य कितने रुपए है? 100 रुपए है। समझना दोस्तों, किसी कंपनी का अंकित मूल्य, कंपनी के अंशों का अंकित मूल्य कितने रुपए है? मूल्य 100 रुपए। कितने रुपए है? 100 रुपए का अंकित मूल्य है। और अभी तक जिसने शेयर खरीदा है, क्या किया है? शेयर खरीदा है, उस खरीदार ने अभी तक कंपनी को 80 रुपए का भुगतान किया है। समझना, किसी कंपनी का एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपए है। जिस व्यक्ति ने शेयर खरीदा है अभी तक 80 रुपए का भुगतान किया है, तो दोस्तों उसका दायित्व तो 20 रुपए और भुगतान करने का है, क्योंकि 100 रुपए की चीज खरीदते हैं अपन और 80 का भुगतान किया है तो 20 रुपए अपने को और भुगतान करने होते हैं। इसी प्रकार किसी व्यक्ति ने किसी कंपनी के 100 रुपए का अंकित मूल्य का अंश खरीदा, 80 का भुगतान कर दिया, 20 का बाकी है। जिस दिन ये 20 का भुगतान और कर देगा, उस दिन के बाद इस व्यक्ति के प्रति कंपनी का कोई दायित्व नहीं बाकी रहेगा। अर्थात इस व्यक्ति का दायित्व बिल्कुल सीमित होगा। यानी कि जब जिस दिन ये 100 रुपए पूरे भुगतान कर देगा, 100 का अंश खरीदा, 100 रुपए भुगतान कर देगा, उस दिन के बाद कंपनी इससे कुछ नहीं मांग सकती। ठीक है। अंशों द्वारा सीमित कंपनी यानी कि अंश जितने का लिया है उसकी राशि तक की दायित्व सीमित होता है। चुकाने के बाद कंपनी में घाटा जाए, नुकसान जाए, बहुत अधिक अगर कंपनी में क्या हो जाए, हानि हो जाए, तो भी इसको व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं चुकाना पड़ेगा। तो अंशों द्वारा सीमित कंपनी यानी कि अंशों की राशि तक ही उस व्यक्ति का दायित्व होता है। समझ गए होंगे। अंशों द्वारा सीमित कंपनियों की परिभाषा किस में दे रखी है? धारा 222 में दे रखी है। सदस्यों का दायित्व कैसा रहता है? अंशों की राशि तक सीमित रहता है। इसमें अंशों की राशि चुकाने के बाद कोई दायित्व नहीं बचता। दूसरा है गारंटी द्वारा सीमित कंपनियां। दोस्तों गारंटी द्वारा सीमित कंपनियां 221 में दे रखी हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 221 में दे रखी गारंटी द्वारा सीमित कंपनियां। अब ये क्या होता है? सदस्यों का दायित्व उनके पार्षद सीमा नियम में दी गई गारंटी वचन पत्र प्रतिज्ञा पत्र की राशि तक सीमित होता है। अब सुनना, मान लीजिए जब कंपनी का जब गठन हुआ, पार्षद सीमा नियम, पार्षद सीमा नियम कंपनी का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। इस दस्तावेज का पालन हमेशा कंपनी को करना होता है और कंपनी की स्थापना के समय यह दस्तावेज बनाया जाता है और इसकी एक कॉपी ROC कंपनी रजिस्ट्रार के पास जमा करानी होती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जमा करानी होती है। तो ये पार्षद सीमा नियम में लिख दिया कि 2000 रुपए प्रत्येक सदस्य का दायित्व होगा।
तो दोस्तों प्रत्येक सदस्य का 2,000 रुपए तक का दायित्व होगा, इससे अधिक 1 रुपए भी दायित्व नहीं होगा। तो दोस्तों गारंटी द्वारा सीमित कंपनियों की परिभाषा कहाँ दे रखी है, 221 में दे रखी है। सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा पार्षद सीमा नियम में जो उन्होंने गारंटी दी है कि इतने रुपए तक की हानि मैं वहन करूंगा या इतने रुपए तक का भुगतान मैं करूंगा, तो वो गारंटी तक द्वारा सीमित कंपनियां हैं। तो उनकी धारा 221 में गारंटी द्वारा सीमित कंपनी की परिभाषा दे रखी है, गारंटी तक की राशि। दोस्तों सीधे शब्दों में अंशों द्वारा सीमित कंपनियों का सदस्यों का दायित्व अंशों की राशि तक होता है, गारंटी द्वारा सीमित सदस्यों की कंपनी का दायित्व गारंटी द्वारा सीमित कंपनी दी गई गारंटी की राशि तक होता है। और धारा इसका 221 में दे रखा है और ये अंशों द्वारा सीमित कंपनी 222 में दे रखा है। अब दोस्तों असीमित दायित्व वाली कंपनी, तीसरा प्रकार है दायित्व के आधार पे कंपनी के। अपन ने 2 प्रकार पढ़ लिए, अंशों द्वारा सीमित कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। और अब असीमित दायित्व वाली कंपनियां जिनका दायित्व असीमित होता है, वो धारा 292 में दे रखा है। असीमित दायित्व वाली कंपनियां कहाँ दे रखी हैं, 292 में दे रखी है, 292 में दे रखी हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 सब सेक्शन 92 में असीमित दायित्व वाली कंपनियां ऐसी कंपनी के प्रत्येक सदस्यों का दायित्व हितों के अनुपात में कंपनी को ऋणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। दोस्तों इसके सदस्यों का असीमित दायित्व वाली कंपनी की परिभाषा आपसे पूछे कौन सी धारा में दे रखी है, 292 में दे रखी है। ऐसी कंपनी के सदस्यों का दायित्व जब असीमित शब्द का उपयोग कर रहा है असीमित दायित्व वाली कंपनी, तो इसके सदस्यों का दायित्व भी असीमित होता है। अर्थात अगर मान लो कंपनी ने 1 लाख रुपए का ऋण ले लिया और कंपनी ऋण नहीं चुका पा रही, तो इनको व्यक्तिगत संपत्ति से चुकाना होगा। ये दायित्व असीमित है, क्योंकि इनका दायित्व असीमित है, तो इसके शेयर होल्डरों को, शेयर धारकों को व्यक्तिगत संपत्ति से चुकाना होगा। तो असीमित दायित्व वाली कंपनियां हो गई। अब सदस्यों की संख्या के आधार पे, अब दोस्तों अपन ने क्या पढ़ा अभी तक अपन ने पढ़ा समामेलन के आधार पे कंपनी के प्रकार, समामेलित और असमामेलित। फिर अपन ने समामेलित कंपनियां 3 प्रकार से पढ़ी। पहली चार्टर द्वारा स्थापित कंपनियां, शाही आज्ञापत्र द्वारा मतलब। दूसरा विशेष विधान द्वारा स्थापित कंपनी। और तीसरा कंपनी अधिनियम द्वारा स्थापित कंपनी। एक पार्ट हो गया। दूसरे रूप में अपन ने दायित्व के आधार पे कंपनियों के प्रकार पढ़े, तो 3 प्रकार पढ़े। पहला अंशों द्वारा सीमित कंपनी, 222 में दे रखा है। अंशों गारंटी द्वारा सीमित कंपनी 221 में दे रखा है। और तीसरा अपन ने पढ़ा असीमित दायित्व वाली कंपनी 292 में दे रखा है। अब दो प्रकार से अपन ने पढ़ लिया। समामेलन के आधार पे कंपनी के प्रकार पढ़ लिए, दायित्व के आधार पे कंपनी के प्रकार पढ़ लिया। अब सदस्यों की संख्या के आधार पे कंपनी के प्रकार पढ़ेंगे। तो पहला है एकल व्यक्ति कंपनी। दोस्तों सदस्यों की संख्या के आधार पर एकल व्यक्ति कंपनी, इसका मतलब इसकी परिभाषा दे रखी है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 262 में। ये भी याद रखना है, इसको ओपीसी भी बोलते हैं। ओपीसी 1 पर्सन कंपनी, ओपीसी 1 पर्सन कंपनी भी बोलते हैं इसको। एकल व्यक्ति कंपनी धारा 262 में दे रखी है। एकल कंपनी की परिभाषा कहाँ दे रखी है, धारा 262 में दे रखी है, जिसका निर्माण संचालन केवल एक ही व्यक्ति करता है। दोस्तों जिसका निर्माण भी एक व्यक्ति करता है, एक ही व्यक्ति होता है, संचालक भी एक ही व्यक्ति होता है और हमेशा रहेगा भी एक ही व्यक्ति, क्योंकि 1 पर्सन कंपनी नाम से ही पता लग रहा है एक व्यक्ति की कंपनी होती है। धारा 262 में इसकी परिभाषा दे रखी है। तो सदस्यों की संख्या के आधार पर पढ़ रहे हैं, तो एक संख्या वाली कंपनी को एकल व्यक्ति कंपनी कहते हैं। धारा 262 में इसकी परिभाषा दे रखी है। यह कंपनी अधिनियम
2013 में जोड़ा गया है। 1956 वाले कंपनी अधिनियम में ये एक व्यक्ति की कंपनी बनाने का कोई प्रावधान नहीं था। ये नए प्रकार की कंपनी अस्तित्व में आई है। कंपनी अधिनियम 2013 से सदस्य का दायित्व सीमित होता है, एक ही सदस्य होता है और उसका भी दायित्व सीमित होता है। यानी कि अगर वो किसी से कंपनी, एक व्यक्ति 1% कंपनी किसी सदस्य से अगर उधार लेती है और वो कंपनी वापस नहीं कर पाती, तो दोस्तों किसी के पैसे डूबते हैं तो वो व्यक्तिगत संपत्ति से देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। दूसरा प्रकार है निजी कंपनी। दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनी के प्रकार, तो एकल व्यक्ति कंपनी, दूसरी निजी कंपनी। दोस्तों निजी कंपनी के अंतर्गत कम से कम कितने सदस्य होंगे? 2 सदस्य। और अधिकतम कितने सदस्य होंगे? 2 से 200, अधिकतम 200 सदस्य होंगे। अब आपसे पूछ सकता है निजी कंपनी की परिभाषा कौन सी धारा में दे रखी है, तो आपको याद रखना है 268 में दे रखी है। निजी कंपनी की परिभाषा कहाँ पे है? 268 के अंदर दे रखी है। कम से कम कितने सदस्य होंगे? 2 होंगे। अधिकतम किसने होंगे? 200 होंगे। यह कंपनी निजी कंपनी होगी। अंशों के हस्तांतरण प्रतिभूति जारी करने पर अधिनियम के माध्यम से प्रतिबंध लगाती है, जो आम जनता से स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाती है। अब समझना, निजी कंपनी में सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित हो सकती है। दोस्तों निजी कंपनी की पहले तो आपसे ये पूछे कि परिभाषा कहाँ दे रखी है, तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 268 में दे रखी है। दूसरा आपसे पूछे निजी कंपनी का अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है। जमाएं स्वीकार नहीं कर सकती, यानी डिपॉजिट्स नहीं ले सकती किसी से, निक्षेप स्वीकार नहीं कर सकती, यानी कि ऋण एक तरह से आम जनता से डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकती। शेयर्स अपने रिलेटिव को, रिश्तेदारों को, घर के परिवार के सदस्यों के अलावा बाहरी व्यक्ति को, आम जनता में शेयर जारी नहीं कर सकती। ये कंपनी, वो कंपनी निजी कंपनी कहलाती है। इसमें न्यूनतम सदस्य संख्या 2 होती है और अधिकतम 200 होती है। अब दोस्तों अगला प्रकार है सार्वजनिक कंपनी। तो सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनी के कितने प्रकार अपन ने पढ़े? पहला प्रकार पढ़ा एकल व्यक्ति पर्सन कंपनी। तो एकल पर्सन कंपनी की परिभाषा कहाँ पे दे रखी थी दोस्तों? 262 में दे रखी थी। निजी कंपनी पड़ी फिर दूसरी, उसमें 2 से 200 सदस्य हो सकते हैं, उसकी परिभाषा 268 में थी। और अब सार्वजनिक कंपनी 271 पढ़ेंगे। सार्वजनिक कंपनी 271 पढ़ेंगे। इसका आज से ऐसी कंपनी से है जो निजी कंपनी नहीं है, वो सार्वजनिक कंपनी होगी। न्यूनतम सदस्य संख्या 7 होती है और अधिकतम सदस्य संख्या अंशों की संख्या के बराबर हो सकती है। मान लो कंपनी के 2000 अंश है तो इसमें अधिकतम 2000 सदस्य हो सकते हैं। मान लो 1 लाख है सदस्यों की संख्या, अंशों की संख्या, तो दोस्तों इसके सदस्य अधिकतम 1 लाख हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम 7 सदस्य होने अनिवार्य है। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। ठीक है। अब अपन ने ये कंपनियों के प्रकारों की कुछ बातें अपन ने पढ़ी। अब दोस्तों अपन पढ़ेंगे नियंत्रण के आधार पर कंपनियों के प्रकार। नियंत्रण के आधार पे कंपनी कितने प्रकार की होती है दोस्तों? सूत्रधारी कंपनी धारा 246 के अंदर इसकी परिभाषा दे रखी है। सूत्रधारी कंपनी कौन सी होती है? ये दोस्तों नियंत्रण के आधार पर एक कंपनी का दूसरी कंपनी पर जब कंट्रोल होता है तो उसको नियंत्रण के आधार पर कंपनियों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। अब दोस्तों सूत्रधारी कंपनी धारा 246 में सूत्रधारी कंपनी की परिभाषा दे रखी है। कंपनी अधिनियम 2013 में है। वही सूत्रधारी कंपनी से तात्पर्य ऐसी किसी कंपनी से है जिसका किसी अन्य कंपनी पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से क्या हो? नियंत्रण हो। ए कंपनी का अगर बी कंपनी पर क्या है? कंट्रोल है। क्या है? कंट्रोल है।
तो दोस्तों ये कंपनी क्या हो गई, सूत्रधारी कंपनी हो गई। सूत्रधारी, इस पर इसका, बी पर इसका कंट्रोल है ए का, तो ये सूत्रधारी कंपनी हो गई। तो दोस्तों सूत्रधारी कंपनी की परिभाषा किस में दे रखी है, 246 में दे रखी है। एक कंपनी का नियंत्रण दूसरी कंपनी के हाथ में होता है तो वो उसकी क्या होती है, नियंत्रण और प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से तो सूत्रधारी कंपनी होती है। दूसरा सहायक कंपनी, 287 में दे रखी है सहायक कंपनी की परिभाषा। आपसे पूछे सहायक कंपनी, सब्सिडरी कंपनी भी बोलते हैं, सहायक कंपनी को क्या बोलते हैं, सब्सिडरी कंपनी। और इसको सूत्रधारी को होल्डिंग कंपनी बोलते हैं, होल्ड रखती है दूसरी कंपनी पर, इंग्लिश में। सहायक कंपनी 287 ऐसी कंपनी जिसके संचालक मंडल के गठन पर दूसरी कंपनी का नियंत्रण हो, या तो संचालन मंडल पर, दोस्तों ये यहाँ पे या शब्द आना चाहिए, ऐसी कंपनी जिसके संचालक मंडल के गठन पर दूसरी कंपनी का नियंत्रण हो, या फिर कुल अंश पूंजी या कुल मताधिकार के आधे से अधिक हिस्से पर दूसरी कंपनी का नियंत्रण हो। समझना, सहायक कंपनी पर क्या होता है दोस्तों, ये अपन ने पढ़ा था, ए कंपनी का बी पर कंट्रोल है। कंट्रोल किस प्रकार होगा, या तो इसके संचालक मंडल की स्थापना का अधिकार ए के पास हो, या इसके 50% से अधिक शेयर किसके पास हो, ए कंपनी के पास हो। ए कंपनी के पास हो। दोस्तों कानून की दृष्टि में कंपनी एक पृथक व्यक्ति होता है और कंपनी भी शेयर खरीद सकती है बी कंपनी के, तो क्या 50% से अधिक शेयर ये रखती है तो ये सहायक होगी, और ये क्या होगी, सूत्रधारी कंपनी होगी। तो ये नीचे दे रखी है 287 में परिभाषा सहायक कंपनी की। तीसरा है सहचारी कंपनी, संबद्ध कंपनी, एसोसिएट कंपनी। तो एसोसिएट कंपनी की परिभाषा दोस्तों 26 में दे रखी है। सहचारी कंपनी, एसोसिएट कंपनी की परिभाषा, एक कंपनी यदि दूसरी कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव, सार्ववान प्रभाव रखती है का उस कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव रखा जाता है, सहचारी कंपनी या संबंधी कंपनी कहलाती है। यानी कि दोस्तों कम से कम 20% अंशों पर दूसरी कंपनी का अधिकार है ना, तो वो एसोसिएट कंपनी हो जाएगी। ये 26 में दे रखी है परिभाषा। अब स्वामित्व के आधार पर कंपनी के प्रकार, यानी कि सरकारी कंपनी 245। स्वामित्व के आधार पर कंपनी के प्रकार तो 245 में दे रखा है। कंपनी किसकी, सरकारी कंपनी कौन सी होती है, ऐसी कंपनी जिसका 51% हिस्सा निम्न में से किसी के पास हो, केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, या केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के किसी ने हिस्सा ले रखा है तो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। 245 में इसकी परिभाषा दे रखी है। सरकारी कंपनी की अगर कोई सहायक कंपनी है तो वो भी सरकारी कंपनी कहलाएगी। गैर सरकारी कंपनी जिनका पंजीकरण गैर सरकारी कंपनी 45 के अंतर्गत ना हो, ऐसी कंपनी जो 45 वाली 245 में अपन ने पढ़ी हैं धाराएं, उनका अगर पालन नहीं कर रही है तो गैर सरकारी कंपनी होगी। तो दोस्तों गैर सरकारी कंपनी की अपन ने परिभाषा पढ़ी है। दोस्तों ये यहाँ पे जो मैंने धारा लिखी है गैर सरकारी कंपनी की, ये धारा नहीं आएगी दोस्तों। गैर सरकारी कंपनी को परिभाषित नहीं किया गया है, इसकी परिभाषा कंपनी अधिनियम में निकाली गई है। कंपनी अधिनियम की इस धारा से निकाली गई है ये परिभाषा। गैर सरकारी कंपनी के यहाँ पे धारा नहीं आएगी, तो आपको यहाँ पे धारा नहीं लेनी है। अंश सूचिता के आधार पर प्रकार,
अब अंश सूचिता के आधार पर यानी सूचीबद्ध कंपनी धारा 252 में परिभाषित कंपनी सूचीबद्ध कंपनी होती है। ऐसी कंपनी जिसके अंश प्रतिभूतियां किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, यानी कि जिनके अंशों का, शेयरों का क्रय विक्रय स्टॉक एक्सचेंज में होता है, वो सूचीबद्ध कंपनी होती है। और असूचीबद्ध कंपनियां ऐसी कंपनियां जिनके अंशों प्रतिभूतियां स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है, तो दोस्तों वो असूचीबद्ध कंपनी हो गई। तो सूचीबद्ध कंपनी की परिभाषा 252 में दे रखी है। टू 52 में सूचीबद्ध लिस्टेड कंपनी की परिभाषा दे रखी है। अब दोस्तों एक एक पेज का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने गलतियां थी वो भी सुधार दिए, कोई एक दो लिखने में मिस्टेक्स हुई थी वो भी सुधार दिए। एक एक पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। दोस्तों यहां तक अपन ने पढ़ा और आप सबने स्क्रीनशॉट भी ले लिया। अब दोस्तों 1 मिनट। अब दोस्तों मैं आपको सारांश रूप में जो अपन ने पढ़ा है ना, वो सारांश रूप में समझा देता हूं। आज की क्लास का बिल्कुल सारांश देखना, बिल्कुल समझ में भी आएगा और आपको याद क्या रखना है ये भी दिमाग में रहेगा। दोस्तों समामेलन के आधार पर कितने प्रकार की समामेलित और दूसरा असमामेलित, दो प्रकार हो गए। अब समामेलित के भी प्रकार हैं। सबसे पहले कौन सी समामेलित? शाही, आज्ञा पत्र यानी कि चार्टर, द्वारा स्थापित। ये कहाँ स्थापित होती है? इंग्लैंड में स्थापित होती है। अपने भारत में ये शाही आज्ञापत्र द्वारा कंपनियां स्थापित नहीं होती। दूसरा विशेष विधान द्वारा तीसरा कंपनी अधिनियम द्वारा। ये समामेलित और असमामेलित हो गई। और समामेलित में 3 प्रकार, शाही आज्ञापत्र द्वारा, विशेष विधान द्वारा जैसे आरबीआई, एलआईसी, ये विशेष कानून पास करके भारत में अपने में स्थापित की गई। ये शाही आज्ञापत्र द्वारा स्थापित कंपनियां कहाँ होती है? इंग्लैंड में होती हैं। और कंपनी विधान द्वारा यानी 2013 के कंपनी अधिनियम या 1956 द्वारा स्थापित कंपनी। एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट दायित्व के आधार पर कंपनियों के प्रकार, अंशों द्वारा, सीमित कंपनी,
इसकी परिभाषा 222 में दे रखी है। दूसरा प्रकार है गारंटी द्वारा सीमित कंपनियां, 221 में परिभाषा है, और असीमित है। टू 92 में। ये हो गया दायित्व वाली। तीसरा प्रकार था, क्या पढ़ा अपन ने, संख्या के आधार पर। तो दोस्तों ओपीसी, वन पर्सन कंपनी का कंसेप्ट वर्तमान में आया 262 में। दूसरा निजी कंपनी, ये कंसेप्ट आया 268 में। और तीसरा सार्वजनिक कंपनी 271 में। ये तीनों हो गई संख्या के आधार पर। फिर समामेलन के आधार पर, ना सॉरी समामेलन नहीं, संख्या के आधार पे प्रकार पढ़ लिए अपन ने, दायित्व के आधार पे पढ़ लिए, समामेलन के आधार पे पढ़ लिए। और अब अगला स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर सरकारी कंपनी, ये अपन ने पढ़ा 245 में, जिनका 51% शेयर्स पर हिस्सेदारी किसकी हो, भारत सरकार की, राज्य सरकार की, या फिर दोनों की मिलाकर के हो, सरकारी और गैर सरकारी। इस स्वामित्व के आधार पे हो गया। अब अंश सूचिता के आधार पर, यानी कि अंशों का सूचीकरण हुआ या नहीं, तो लिस्टेड कंपनी। यानी सूचीबद्ध कंपनी 252 में परिभाषा दे रखी है। और फिर अलिस्टेड कंपनी, यानी असूचीबद्ध कंपनी, इसकी परिभाषा दे नहीं रखी, इसी से निकाली गई है, जैसे गैर सूचीबद्ध कंपनी की निकाली गई है। तो इस प्रकार से अपन ने कुछ चीजें पढ़ी। निजी कंपनी में अधिकतम सदस्य, न्यूनतम सदस्य 2 होते हैं, अधिकतम 200। सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम 7, अधिकतम असीमित। ये हो गया। और एक पर्सन कंपनी में 1 होते हैं दायित्व, तीनों में क्या होता है, सीमित। अंश हस्तांतरण पर रोक कौन सी कंपनी लगाती है, तो दोस्तों निजी कंपनी लगाती है। मैंने निजी शब्द कहां लिखा है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने सारांश रूप में आपको बताने का प्रयास किया है। मेरे हिसाब से आपको क्लास अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आगे। दोस्तों अब मैं आपके लिए फटाफट कराने का प्रयास करूंगा और स्पीड अप करूंगा, क्योंकि एक सप्ताह अपना समय निकल गया। और वैसे भी अब दिसंबर और जनवरी आपके पास 2 महीने का समय बचा है, फिर उसके बाद आपके पास समय का अभाव रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।